पब्लिक न्यूज़ रूम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे अल अज़ीज़िया रेफरेंस की, जिसमें वाजिद ज़िया के बयान में मुबैना तब्दीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और नवाज शरीफ ने 30 अगस्त के एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिरा के दौरान वाजिद ज़िया के बयान में तब्दीली की गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही, बताइएगा 30 अगस्त के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तफसील क्या है इसकी आपके पास? जी बिल्कुल, अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत हुई थी जो 30 अगस्त को, और एक बदनज़मी का वाक़या भी हुआ था। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर और वकील सफाई के दरमियान जो है तलख जुमलों का भी इस्तेमाल हुआ था। और उस दिन जो ऐलान किया गया था ख्वाजा हारिस की जानिब से कि इस कार्रवाई को ये जो है चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 30 अगस्त को कार्रवाई हुई थी एहतसाब अदालत में, उसको चैलेंज किया गया और एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में वाजिद ज़िया का जो बयान है उसमें मुबैना तब्दीली की गई है। और साथ ही ये भी जो दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिरा के दौरान वाजिद ज़िया के बयान में जो तब्दीली की गई और ये जानबूझ के तब्दीली की गई। 30 अगस्त को रिकॉर्ड किए जाने वाजिद ज़िया के बयान को ख़त्म किया जाए, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। और साथ वकील हैं ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वाजिद ज़िया पर दोबारा जिरा का उन्हें हक दिया जाए। इस दरखास्त में जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक है उनको भी जो है फरीक बनाया गया है। जी ठीक है, तो फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह खावर साहब जो कि साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हैं, उस पर उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। शाह खावर साहब, ये जानना चाहेंगे कि अब जो वाजिद ज़िया के बयान में मुबैना तब्दीली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और कह भी रहे थे ख्वाजा हारिस साहब के मैं ये करूँगा, कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? क्योंकि अब ये जिस तरह बढ़ता जा रहा है, मजीद अपीलें हो रही हैं, मजीद दरखास्तें दायर हो रही हैं। जी, ये तनाज़ा उस वक्त गालबन उठा है कि जब वाजिद ज़िया साहब पर ख्वाजा हारिस साहब जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने कुछ जो उनसे क्वेश्चन किए थे और वो ऐसे होता है कि जैसे वो कोई जिरा करते हैं और उस सवाल के जवाब में जो गवाह लिखता है तो उसको फौरन टाइप कर दिया जाता है, तो उसकी फिर कॉपी बाद में फराहम की जाती है। उस पर उनका कोई एतराज है कि उनका शायद एतराज ये है कि ये जो उसमें जो तहरीर लिखी गई है, उसमें जो बयान है वो नहीं है जो उन्होंने जवाब दिया था। तो उसके ऊपर जब ख्वाजा हारिस साहब ने तहरीरी उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज को भी लिखा तो उन्होंने वाजे किया कि ये बिल्कुल ये वही उनका जवाब था जो कि हमने टाइप किया है और उसमें कोई गलती नहीं है, जिसको अब उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो हाई कोर्ट पर इसका फैसला कानून के मुताबिक करेगी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो रिकॉर्ड होता है, जुडिशियल रिकॉर्ड, उसको ज्यादा अहमियत हासिल होती है, उसको ज्यादा माना जाता है। कानून की मंशा ये है। तो अगर वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज अपने स्टेटमेंट में जो है वो कायम रहे कि ये उनका वही जवाब था जो उन्होंने दिया था और उसी को ही टाइप किया गया है, तो उसी तौर पर उसको माना जाना जरूरी है। तो शाह खबर साहब, ये जो दरखास्त दायर की गई है, इससे अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो कार्रवाई हो रही है, ऑलरेडी चल रही है समाअत, वो तो मुतासर नहीं होगी? मेरा ख्याल है उसको मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन है जो कि एक तनाज़ा है सवाल के जवाब का। तो उसको अदालत जो है हाई कोर्ट कानून के मुताबिक, जो कानून कहता है, जो कानून की मंशा है, उसके मुताबिक उसका फैसला किया जाएगा। लेकिन वो मजीद जो शहादत है, जो गवाहान पर जिरा है, वो जारी रहेगी। ठीक है, गवाहान पर जिरा जो है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाह खाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल शाही हमारे साथ मौजूद थे। तो अल अज़ीज़िया रेफरेंस की अगर बात की जाए तो वाजिद ज़िया के बयान में मुबैना तब्दीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। ख्वाजा हारिस साहब ने भी 30 अगस्त को इस मामले को उठाया था कि दोनों के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई थी उस पर ये कहा गया था ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से कि मैं इसको चैलेंज करूँगा, मैं दरख्वास्त दायर करूँगा, और वो दरख्वास्त दायर भी कर दी गई। और उस दरख्वास्त का ये जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिरा के दौरान वाजिद ज़िया के जो बयान में तब्दीली है, क्योंकि जो जिस तरह से शाह खावर साहब बता रहे हैं कि जैसे जैसे गवाह बयान देता जाता है उसको उसी वक्त नोट कर लिया जाता है, उसके बाद वो रिटन फॉर्म में लाया जाता है और उसको फिर मोल्ड किया जाता है। तो उस हो सकता है कि उसमें स्टेटमेंट में डिफरेंस हो, लेकिन वो डिफरेंस लफ्ज़ों का हो सकता है, उसका यकीनन कॉन्टेक्स्ट सेम ही होगा जो कि शाह खावर साहब
बात कर रहे थे, तो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको अब चैलेंज कर दिया गया है। इसके बारे में अपडेट करते हैं फैसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने कहा कि पंजाब में करप्शन का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है और तमाम काबीना करप्शन की निशानदही और इसके खात्मे को अव्वलीन तरजीह बनाए, क्योंकि 100 डेज प्लान है जिस पर अमल दरामद करना है फौरी तौर पर। और आज ये इमरान खान साहब ने टास्क भी दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत सरकारी ज़मीनों को कब्जा माफिया से भी छुड़ाए और फौरी मुहिम का आगाज़ किया जाए। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, एक तो ये बात की गई कि सरकारी ज़मीनों से कब्जा छुड़वाया जाएगा, और क्या क्या हिदायत जारी की गई हैं आज की इस कैबिनेट मीटिंग में? जी, पंजाब कैबिनेट के जो इजलास था वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में, उसमें जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो करप्शन के हवाले से जो है वो फोकस किया गया है कि जो भी करप्शन की जाएगी उसकी सदेबाद के लिए जो है कैबिनेट के हर मेंबर को अपना किरदार अदा करना होगा। और इस हवाले से उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई कि वो खुद जो है वो इनिशिएटिव लें और अपने इदारों में, अपने महकमों में जो है करप्शन के सदेबाब का जो है वो नोटिस लें और कार्रवाई करें करप्ट अफराद के खिलाफ। और इसी तरह उन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो बड़ी सख्त हिदायत जारी की गई है कि जितने भी सूबे में कब्जा माफिया हैं, इंक्रोचमेंट हैं, उनको खत्म किया जाए और सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हैं उनको भी फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इसके साथ साथ इमरान खान ने जो है ये भी हिदायत जारी की गई है कि जो इंसानी ह्यूमन सेंसेस है उसके अंदर जो इंसानी तरक्की का जो स्केल है पाकिस्तान का वो नहायत कम है, उसको जो है वो म्यार के मुताबिक, आलमी म्यार के मुताबिक लाने के लिए उसके लिए स्पेशली जो है वो किरदार अदा किया जाए। और इसके अलावा बताइएगा, सेहत और तालीम के शोबे के हवाले से क्या डिस्कशन हुआ? इमरान खान की जानिब से ये तमाम जितनी भी वजारतें हैं उन सब के लिए ये एक जो ऑर्डर आया था वो ये था कि जो 100 रोज का जो विजन है, जो उनका प्लान है, उसके मुताबिक तमाम जो है वो इदारे डिलीवर कर सके। इसके लिए जो है तमाम महकमों को जो है वो 100 दिन के अंदर अपनी अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखानी होगी। और इस हवाले से तमाम जितने भी गुजरा हैं उनको एक तो करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस दिखाना होगी और इसके साथ साथ सादगी अपनाना होगी, तब ही जो है वो अपनी डिलीवरी जो है वो कर सकेंगे, मसलूबा जो नताइज है वो हासिल कर सकेंगे। और बार बार जो जोर दिया गया वो यही था कि 100 दिन के अंदर जो उनका प्लान है उसको जो है वो लाजमी इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी, 100 दिन का प्लान है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। वज़ीर आला पंजाब और पंजाब की काबीना सादगी अपनाए, अवाम का टैक्स का पैसा बचाएं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी काबीना को इस पर हिदायत जारी की हैं। और ये भी कहा गया है कि तमाम काबीना करप्शन की निशानदही करे, इसके खात्मे को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत सरकारी ज़मीनों को कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करेगी। इसी बारे में अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ बात करेंगे आरटीएस फेलियर की, जिसमें आरटीएस की नाकामी, काबीना डिवीजन ने मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है और ज़राए के मुताबिक वजारत कानून से राय लेने के बाद मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है। तो काबीना डिवीजन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी की तश्कील के लिए मरासला वफाकी हुकूमत को भिजवाए और आरटीएस तहकीकाती कमेटी बनाना अब ये नई हुकूमत का इख्तियार है। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया चौधरी, बताइएगा कि आरटीएस की नाकामी है, अब काबीना ने डिवीजन मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। जी बिल्कुल, रिजल्ट ट्रांस सिस्टम ये जो था 25 जुलाई को जिसका इस्तेमाल किया गया था, इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो थी शदीद सरापा एहतजाज थी, धांधली के इल्जाम लगे, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को काबीना डिवीजन को खत लिखा था कि इस हवाले से एक कमेटी बनाई जाए और तहकीकाती कमेटी जो होगी वो 1 माह के अंदर 4 हफ्तों के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट बनाएगी, सिफारिशात मुरतब करेगी। और इस कमेटी में सिफारिश की गई थी, जो खत लिखा गया था कि इंक्वायरी कमेटी में माहिरीन शामिल हों, जिसमें तकनीकी कमेटी हो, पीटी और नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड के मेंबरान जो इसमें शामिल हों। तो इंतजार यही था कि उस पर कुछ पेश रफ्त होगी, लेकिन अब जराए का यही कहना है कि काबीना डिवीजन ने ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और वजारत कानून से राय लेने के बाद काबीना डिवीजन ने ये मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। जराए के मुताबिक आरटीएस की तहकीकाती कमेटी काबीना डिवीजन का ये कहना है कि अब नई हुकूमत के इख्तियार में है और इलेक्शन कमीशन ने लॉ विंग से तहकीकाती कमेटी बनाने पर जो है राय मांग ली है। जी
राय भी मांग ली गई है। तो आरटीएस तहकीकाती कमेटी बनाना अब नई हुकूमत का इख्तियार है और आरटीएस की नाकामी पर सबने सवालिया निशान लगाया था, जिस पर काबीना डिवीजन ने मामला ये दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाया और वजारत कानून से राय लेने के बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है। काबीना डिवीजन ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी की तश्कील के लिए जो मरासला है वो वफाकी हुकूमत को भिजवाया। बहुत शुक्रिया फौजी चौधरी, आप हमें अपडेट कर रही थी। तो आरटीएस की नाकामी का यह मामला जिसमें काबीना डिवीजन ने ये मामला इलेक्शन कमीशन को दोबारा भिजवाया, जिस पर वजारत कानून से राय ली गई और अब इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवाने के बाद ये कहा गया कि आरटीएस तहकीकाती कमेटी बनाना अब नई हुकूमत का इख्तियार है, ये काबीना डिवीजन का कहना है। तो आरटीएस की नाकामी का ये मामला जिसपे 25 जुलाई को जो रिजल्ट थे, जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया था, उसके फेलियर का मामला है। तो सारी ही सियासी जमातों ने उस पर तकरीबन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और अब इस मामले को नई हुकूमत का इख्तियार है कि उस पर कमेटी बनाई जाए। इसी बारे में अपडेट करी थी फौजिया चौधरी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवा दिए और शर्जील मेमन के कमरे से जो शराब बरामदगी का मामला है उस पर उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे वहां क्या हाल होगा। सदारती इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू भी की गई और उसमें कहा कि एतजाज एहसन तो नहीं हो सकता है, मौलाना दस्तबरदार हो जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट में देखते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी 20 लाख रुपए जर जमानत जमा कराने पहुंचे। जमानती आशिक हुसैन ने आसिफ अली जरदारी की जमानत दी। अदालत से बाहर निकलने पर आसिफ अली जरदारी और सहाफियों के दरमियान दिलचस्प सवाल जवाब हुए। सहाफियों ने सवाल किया कि आज आप फिर गाड़ी में आए, हेलीकॉप्टर में नहीं आए। साबिक सदर ने जवाब दिया, सुना है 50-55 रुपए में सफर होता है, बात हो रही है, देखें कब हेलीकॉप्टर मिलता है। अच्छा सही, आज भी आप कार पे आए हैं तो हेलीकॉप्टर पे नहीं आए? बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, देखें कब मिलता है। नहीं सस्ते हो गए अब तो देखें। मैं समझ रहा हूँ 50 रुपए 55 रुपए 55 रुपए में आता है, मगर क्या करें। अच्छा ऊपर से बात बोले। सहाफियों ने शर्जील मेमन के कमरे से बरामद होने वाली बोतलों का मामला भी उठाया। आसिफ जरदारी ने कहा, जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे क्या कहेंगे। सहाफियों ने कहा, आपको चीफ जस्टिस के दौरों पर एतराज है, मगर क्या शर्जील मेमन के कमरे से शराब बरामदगी ठीक है? अब अगर जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे हम क्या कहेंगे। अब अगर जिस साबिक सदर से सदारती इलेक्शन से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। सवाल किया गया, सुना है सदारती इंतखाब 1 on 1 होगा, आप एतजाज एहसन को दस्तबरदार करा लेंगे। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, हो सकता है मौलाना दस्तबरदार हो जाएं। सदारती इलेक्शन कह रहे 1 to 1 होगा, आप एंड टाइम पे एतजाज एहसन को विड्रॉ करवा लेंगे। हो सकता है मौलाना साहब। और इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा गिलानी बताइएगा, 20 लाख रुपए के मचलके तो जमा करा दिए गए हैं, मजीद आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा और अब तफसील बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, आज बैंकिंग कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने वकला के हमरा जो है जर जमानत की रकम जमा कराने के लिए पहुंचे थे। आसिफ अली जरदारी की गुज़िश्ता रोज 20 लाख रुपए की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की गई थी। आसिफ अली जरदारी के वकला की गफलत और सुस्ती के बाद जर जमानत की रकम जमा नहीं हो सकी थी। ताहम आज आसिफ अली जरदारी जो है वो अपनी वकला की टीम के हमरा बैंकिंग कोर्ट में जज के रूबरू पेश हुए। जर जमानत की रकम जो है उन्होंने जमा कराई। 20 लाख रुपए के मचलके के एवज उनकी जमानत को मंजूर किया गया था। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जब आसिफ अली जरदारी बैंकिंग कोर्ट में दाखिल हुए तो बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे। साथियों ने जब उनसे सवाल किया कि आज आप फिर गाड़ी में आए हैं, हेलीकॉप्टर में नहीं आए, तो इसमें मुस्कुरा का जवाब दिया कि हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, देखें कब मिलता है। बहुत ज्यादा खुशगवार मूड में थे आज। उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा। हमजा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस पर भी मजीद बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब बाजवा साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जब गुफ्तगू की मीडिया से तो उन्होंने कहा शर्जील मेमन के मामले पर कि जब चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम इस मुल्क में क्या कहें, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लोग जो हैं जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ, इन्होंने 10 साल इस मुल्क को इस तरह लूटा है कि लोगों को पब्लिक जो उनकी होती हैं, जो उनके राइट्स हैं, पब्लिक के बुनियादी हकूक जो हैं, ये इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर तलब किए। देखिए, लोगों को ना इलाज मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, ना एजुकेशन मिल रही थी। तो चीफ साहब जाके अस्पताल तो चेक इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे देखें है क्या। फिर जहां आज देखा होगा जरदारी साहब को बड़ी तकलीफ हुई होगी इस बात की कि वहां पे शर्जील मेमन के कमरे से 3 शराब की बोतलें बरामद हुई। बिल्कुल।
तो ये तरीका देखें, ये शहनशाहों की तरह अस्पतालों में भी रह रहे हैं, जेल में हो तो वहां भी शहनशाह हैं, लेकिन वो दौर गया। आप ये आपको साफ बता दें, अब इंतखाब हो रहा है, इंतखाब होगा और इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप देखेंगे ये जितने बड़ी बड़ी शख्सियात आपको बड़ी नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी सलाखों के पीछे होंगी। और नैब ने तकरीबन 500 के करीब रेफरेंस जो है इन बड़े बंदों का तैयार किया हुआ है, जो अनकरीब अदालतों में जा रहा है, जिनमें आसिफ जरदारी साहब वाला जो केस है ये 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। जी। इतना बड़ा बैंकों को फ्रॉड किया है इन्होंने, अपने मज़ारों, अपने नौकरों, अपने नौकरानियों के नाम अकाउंट खुलवाए हुए हैं। वो हद होती है इस मुल्क को लूटने की। शरीफ खानदान के और जरदारी खानदान, ये सिर्फ यही खानदान ही, इनके नीचे जितने लोग थे, जो वजीर मशीर, उन्होंने भी खूब अपने आप को रंगा है। लिहाजा अब वक्त आ गया है, इंशाल्लाह इन पे जो हाथ पड़ गया है। और मैं लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब खुद तो जमानतें करवाई हुई हैं और ये कह रहे थे आज आसिफ अली जरदारी साहब के सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 50,000 नहीं तो लाख तो मुकदमात होंगे। चीफ जस्टिस साहब पहले उनको निपटाएं, ये क्या छापे मार रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ जी, लाख की बजाय 2 लाख भी मुकदमा हो। इन्होंने क्या अदालतें बनाई? आप लाहौर की अदालतों में आके देखिए जरा, सिविल कोर्ट में 3 लगा के जज बैठे हैं, जजों के पास रिटायरिंग रूम तक नहीं है, स्टेनो तक नहीं है, उनको कोई इन्होंने अदालती काम किया? कोई आज तक इन्होंने कानूनी इस्लाहात के लिए कुछ किया? क्या कोई अमेंडमेंट की? 1860 के कानून, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो भी है वो चल रहा है। इन्होंने कोई तब्दीली की कानून में पार्लियामेंटेरियंस ने? ये पार्लियामेंटेरियन अमीर से अमीर तर होते गए, कोई काम नहीं किया, गरीब से गरीब तर हो गया। ये तो हुआ। ये माल रोड की अब देखना ना, अब कोठियां में इंशाल्लाह हमने लिखा है लेटर इमरान खान को कि भी माल रोड की कोठियां कन्वर्ट करें अदालतों में। जब अदालतें होंगी, अब एक जज ने दिन में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 केस करने होते हैं। आप जाइए सिविल कोर्ट में, आप जाइए मजिस्ट्रेट की अदालत में, 300, 400 केस लगा हुआ है। अदालतें आप नहीं बनाते, आप अदालतों की तरफ आने नहीं देते लोगों को, इसलिए अदालतें नहीं बना रहे कि इनकी जो जागीरदारी निजाम है वो खत्म हो जाएगा। जब अदालतें बनेंगी, अदालतों में लोग जाएंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। जब एक ही कोर्ट में जागीरदाराना निजाम की आपने बात की, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि जरूरी नहीं है कि मैं आज को नोटिस लूं, मैं छापे मारूं, मैं दौरे करूं। अटॉर्नी जनरल कहा है, उन्होंने इस पर भी सवाल किया। हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, जेल इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है, आईजी की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे शर्जील मेमन साहब मौजूद थे कमरे में जहां पर ना डॉक्टर थी ना नर्स, और इतने अरसे से वो वहां पर रह रहे हैं। देखिए, अब देखिए, ये काम था पुलिस का, ये काम था अदारों का करने का, और ये काम है डॉक्टर्स का करने का कि क्या ये मरीज इस कमरे में रहने के काबिल है कि नहीं काबिल। ये पुलिस का काम था, वो इसकी निगरानी करते। ये जेल खाना जात वालों की निगरानी का काम है। लेकिन ये सब लोग जितना पीछे जो करप्ट माफिया है, इस वक्त आ गया कि उन पे हाथ डाला जाए। अब हाथ डाल रहा है, चीफ जस्टिस साहब के जरिए डाल रहा है, चाहे जिस तरह डाल रहा है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा हो रहा है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने ओकारे का नोटिस लिया है, पाकपतन के डीपीओ का नोटिस लिया है, मैं कहता हूँ हर काम में नोटिस ले, ताकि जो नई हुकूमत आई है उसको पता हो कि जनाब इस वक्त उनको ऊपर भी एक चेक है, काजी मौजूद है वक्त का। और मैं कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब तमाम हाई कोर्ट के जजेस को इख्तियार दे दें कि वो जाएं, हर महकमे में जाके छापे मारे और देखें क्या हो रहा है। क्योंकि ये काम था पार्लियामेंटेरियंस का, इस करप्शन को रोकना। पार्लियामेंटेरियन तो खुद मुलव्वस है इन कामों में, वो तो तैयारियों पे लगे हुए हैं, उनको तो मालो माल हो गए हैं वो लोग। अब काम करना है हमें अदलिया को, वकला को, आप साथियों को, इन लोगों को बेनकाब। अच्छा, तो आफ्ताब बाजवा साहब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है आसिफ अली जरदारी साहब जिसमें इश्तिहारी हैं, उस केस को आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त 4 सितंबर को फिर समाअत होनी है। आसिफ जरदारी साहब, मैं माफी चाहूंगा, ये पैसे दे दें तो बेहतर, वरना ये जेल जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। और ये कब तक मुतवक्के होगा आफ्ताब बाजवा साहब, क्योंकि वो तो जमानत पे जमानत करवा रहे हैं? नहीं, देखें, प्री अरेस्ट बेल कराना, बुरी जमानत कराना, मुलजम का शामिल तफ्तीश होने का ये पहला हक है। उस पर इल्जाम लगता है, वो अगर नहीं जमानत कराता तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर उसने करा ली है तो वो पेश होगा, जाके अपनी सफाई देगा कि जी मैं गुनाहगार हूँ कि नहीं। अगर जरदारी साहब ने माल खाया है या उनकी बहन ने खाया है तो ये अरबों की बात है, ये कोई करोड़ों लाखों की नहीं बात, ये अरबों की बात है। गरीब अवाम का ये पैसा है, अगर तो उन्होंने खाया, ये साबित, एक पैसा भी साबित होता है तो जेल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो अवाम का पैसा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात है, उसमें उनको जवाबदेह होना होगा। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा गिलानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे कल मनाया जाएगा और जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ होगा, तो प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। कल ये दिन मनाया जाएगा और एक ही दिन में मुल्क में 15 अरब से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे। ये दरख्त कहाँ कहाँ और किस किस्म के दरख्त होंगे, इस वक्त हमारे नुमाइंदे टिका खानसानी मौजूद हैं, वो हमें तफसील बताएंगे।
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मुहिम का ऐलान किया है 2 सितंबर को, यानी कल इसका बाकायदा तौर पे पूरे पाकिस्तान में सुबह आगाज़ होगा और रात तक ये कैंपेन जो है वो जारी रहेगी। पूरे पाकिस्तान में 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसमें सूबों के लिहाज से, इसके अलावा पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके, वहाँ के आबो हवा के हिसाब से फलदार और सायादार दरख्त ये इंतखाब किया गया है चारों सूबों के लिए, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के लिए। वजारत मौसमियाती तब्दीली का जो प्लान है उसके मुताबिक तफसीलात हमारे पास मौजूद है। पंजाब में कीकर, नीम, शीशम समेत 15 इकसाम के दरख्त जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सिंध में इमली और कीकर और तीमर समेत 7 इकसाम के पौधे जो हैं वो सिंध में लगाए जाएंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में चीर, कीकर, शीशम और कचनार्स और फलाई समेत 8 इकसाम के दरख्त जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर बलोचिस्तान में बात करें तो 2 इकसाम के वहाँ पे पाइन, एक तो चलगोज़ा पाइन और कोयटा पाइन। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 2 सितंबर जो है वो प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मनाया जाएगा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को हिदायत की गई है। साथ ही मुख्तलिफ महकमे जिसमें स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, इसके अलावा आम कॉलेजेस और साथ ही दीगर इदारे इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और एक दिन में 15 लाख दरख्त लगाने का हदफ जो है वो पूरा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ठेका खान सानी, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। तो कल ये दिन मनाया जाना है और शहरियों को भी इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि अपने तौर पर ये दरख्त लगाए जाएं और 15 लाख के करीब कल दरख्त पाकिस्तान भर में लगाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। फवाद हसन फवाद ने आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट का सारा मलबा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर डालते हुए कहा कि जो भी अहकामात मिलते थे मैं उस पर अमल दरामद करवाता था। शाकिर महमूद अवान रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने केस की समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने फवाद हसन फवाद को सख्त सिक्योरिटी में अदालत के रूबरू पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने फवाद हसन फवाद के मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि मुलजिम फवाद हसन फवाद ने बतौर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट बराए वज़ीर आला पंजाब अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मुलजिम ने पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ताहिर खुर्शीद को आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल करके गैर कानूनी अहकामात जारी किए और सरकारी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले चौधरी लतीफ़ एंड सन्स का ठेका मुअत्तल कराया। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि कासा कंपनी को गैर कानूनी ठेका दिलाने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसकी बिना पर हुकूमत को 60 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा। मुलजिम फवाद हसन फवाद के गैर कानूनी इक़दामात प्रोजेक्ट के गैर ज़रूरी इल्तवा का बाइस बने और प्रोजेक्ट की कीमत में अरबों रुपए का इजाफा भी हुआ। मुलजिम के वकील ने कहा कि फवाद हसन फवाद पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। उन्हें जो अहकामात साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मिलते रहे उन पर अमल दरामद करवाता था। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। कैमरामैन रेहान शेख के हमरा शाकिर महमूद अवान, पब्लिक न्यूज़ लाहौर। और इसी पर अपडेट्स लेंगे, हमारे नुमाइंदे शाकिर महमूद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, ये बताइएगा कि 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तो नैब के हवाले कर दिया है, मजीद शहबाज शरीफ के अलावा भी किसी का नाम लिया फवाद हसन फवाद साहब ने आज? जी बिल्कुल, पब्लिक न्यूज़ ने 1 माह कबल ये खबर जो है वो नशर की थी कि फवाद हसन फवाद ने इतराफ़ जुर्म कर लिया और सारा मलबा जो है वो साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर डाल दिया। तो आज कमरे अदालत में फवाद हसन फवाद ने खुद एतराफ़ किया और उनका ये कहना था कि उन्हें जो अहकामात दिए जाते थे वो उन पर अमल दरामद करवाते थे। इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से भी उन्होंने यही बयान दिया कि इंक्वायरी रिपोर्ट का ज़बानी जो हुक्म दिया था वो वज़ीर आला पंजाब ने दिया था और इस पर जो इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे तारिक बाजवा, उन्होंने ये सारी इंक्वायरी कंडक्ट की थी और उन्होंने अपनी सारी जो फाइंडिंग्स थी वो वज़ीर आला पंजाब को भेजी थी, जिसके
उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किया गया। और इस पर उन्होंने मजीद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किया गया उस वक़्त वो उनकी जो सर्विसेज थी वो सूबाई हुकूमत से वफाकी हुकूमत में मुंतकिल हो चुकी थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जब मंसूख हुआ उस वक़्त वो पंजाब की हुकूमत में नहीं थे, वो वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रहे थे। तो शाकिर अमान, जब शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है तो क्या एहतसाब अदालत में उनको भी बुलाया जा सकता है कि वो जस्टिफिकेशन दें सारे मामले पर? जी देखें, चूंकि जो गिरफ्तारी है वो फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया गया है और उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है नैब को। तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे और उनके साथ जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए थे, उनका ये कहना था कि जो गुज़िश्ता रिमांड था उस दौरान शहबाज शरीफ को नैब में बुलाया गया था और वो तमाम तर सवालात जो थे वो शहबाज शरीफ से किए गए और उन्हें एक सवालनामा जो है वो भी दे दिया गया। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने जो अहकामात दिए थे उन पर जो फवाद हसन फवाद के जज्बात थे वो भी उनके सामने रखे गए। इसके हवाले से मजीद जो नैब का कहना है कि कासा कंपनी समेत जो दीगर लोग हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। तो शाकिर अमान, इस सवालनामा जो भेजा गया था उसका जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले पर स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा इस मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, बरीउज़ ज़िम्मा हो गए थे वो इन सारी चीज़ों से। जी बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि वो इस कंपनी के सीईओ नहीं थे और इंतज़ामी अमूर जो है वो नहीं देख रहे थे, उनका ये कहना था कि वो इस मामले से बिल्कुल जो है वो अलहदा है। लेकिन जो मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो शाया हुई और जो पब्लिक न्यूज़ को मौसूल हुई थी उसके मुताबिक ये पूरे 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी जिसने अपनी फाइंडिंग्स दी थी और उस कमेटी ने कहा था कि जो आशियाना इकबाल का ठेका लतीफ़ सन्स को दिया गया था वो पेपर रूल्स के मुताबिक था। लेकिन जो आखिर में फाइंडिंग्स थी उसमें ये जरूर कहा गया था कि कुछ बेज़ाब्तियां जरूर हुई, जिसमें जिस इंक्वायरी जिस शिकायत पर सीएम ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था वो एमएस कानपुरों के चेयरमैन थे कामरान कियानी, उन्होंने शिकायत की थी। तो इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया क्योंकि उनकी ये शिकायत तहरीरी नहीं थी और पेपर रूल्स नंबर 48 के मुताबिक अगर कोई भी शिकायत होती है तो वो आपने 15 दिन के अंदर देनी होती है। तो 15 रोज के अंदर एमएस कानपुर के चेयरमैन ने ये शिकायत नहीं दी थी। और दूसरा ये कहा गया जो एमएस कानपुर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने बाई हैंड दिया था, उन्होंने वो जो पेपर रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया था। और इसमें यह भी सिफारिश की गई थी क्योंकि एमएस कानपुर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कानून के मुताबिक लेना ही नहीं बनता था, लेकिन जो उसमें बेज़ाब्ती की गई वो बाई हैंड जो है वो जमा करवाया गया। जी ठीक है, शाकिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा मुजफ्फर अली साहब जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, क्योंकि साहबजादा मुजफ्फर अली साहब आज जब लाहौर की एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद को बुलाया, 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब का हवाले तो कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आशियाना इकबाल स्कैंडल जो है उसका सारा मलबा वो वज़ीर आला पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब पर डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने भी अहकामात थे मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ अमल दरामद करवाता था, जबकि शहबाज शरीफ साहब इससे बिल्कुल मुकर गए। जी यही बात है जी कि आपने देखा कि उन्होंने कहा इन्होंने इनके कहने पे मैंने किया, उन्होंने कहा जी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब ब्यूरोक्रेसी कर रही थी, यही सब कुछ कर रहे थे, इनके पास पावर्स थी। लेकिन देखें एक बात ये याद रहे कि ये जो नैब की तफ्तीश होती है, नैब की इन्वेस्टिगेशन में ये सारे जो ऑर्डर्स, जो वर्बल ऑर्डर्स होते हैं और जो पेपर्स पे किए जाते हैं ऑर्डर्स, ये सारे आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कलेक्ट करता है और फिर अपना एक फॉर्म करता है ओपिनियन कि क्या फवाद हसन फवाद कसूरवार है या सीएम कसूरवार है। तो एट द मोमेंट जो ऑर्डर्स को प्रूव किया गया है तो फवाद हसन फवाद के पास इतनी सफिशिएंट एविडेंस नैब के पास आ चुकी थी कि नैब ने गिरफ्तारी अमल में लेकर आए। जबकि कोई सफिशिएंट एविडेंस पहुंच जाती है इदारे के पास तो पहला उनका काम यही होता है कि कोई टेम्पर ना कर दे एविडेंस या कोई उस दिन भाग ना जाए, उसको ईसीए पे भी प्लेस करते हैं और उसकी फौरन अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मैं ये अभी इट इज प्री मैच्योर टू डिसाइड, अभी तो वो रिमांड के ऊपर है। और लेकिन साहबजादा साहब मुजफ्फर अली साहब ये भी बात है ना, जिस तरह शाकिर अमान ने भी बताया कि अगर इस सारे मामले पर वो मलबा शहबाज शरीफ साहब पर डाल रहे हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, इसमें क्या राय होती है?
जी बिल्कुल, देखें ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हूसोएवर, चाहे वो सीएम है, चाहे वो करंट है, चाहे वो एक्स सीएम है, उसको अगर बीच में कहीं इनका ऐसा रूल आता है, रिफ्लेक्ट करता है, कोई एक्यूज कहता है, अगर कोई हमारी मुल्जिम ये कहता है कि जी के फलां शख्स जो है उसके कहने पे मैंने किया, तो ये इदारे पे ये फर्ज बन जाता है कि उसकी दी हुई स्टेटमेंट को वो उसको वेरीफाई करे। और इसलिए शहबाज शरीफ को बुलाया गया, इसलिए शहबाज शरीफ से वेरीफाई किया जा रहा है कि ये सब कुछ तो आपका जो सेक्रेटरी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जब मुजफ्फर अली साहब सवालनामा भेजा गया था तो उससे भी वो बरी ज़िम्मा हो गए थे कि मेरा इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने कोई अमल दरामद करवाया, ना ही कोई अहकाम जारी किए हैं, मैं चेयरमैन नहीं था इन कंपनीज का, वो ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब आप पेश होते हैं इदारे के पास तो सबसे पहले तो आप यही कोशिश करते हैं ना कि जी कि मलबा जो है मेरे पे ना रहे, ये किसी और पे ट्रांसफर हो जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, जब इस नतीजे पे देखें, ये याद रहे कि बुलाया तभी जाता जब एविडेंस हो। नैब के पास एविडेंस आ चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर इनको बुलाया शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बाद इनसे क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। अब जो एविडेंस कलेक्ट की गई है वो इनको पुट की जाएगी कि आप ये बताएंगे हमारे पास ये एविडेंस है, इसके आप रिबटल में क्या कहते हैं। अगर वो जस्टिफाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि इनका कोई रोल नहीं था आशियाना इकबाल स्कीम में, कोई इन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, ना वर्बल ना रिटन, और वो अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करके पेश करेंगे, तो फिर जाके तो इस नतीजे पे इन्वेस्टिगेशन पहुंच सकती है कि तो यानी सिर्फ बयानात से नहीं, उनको ये साबित भी करना होगा कि अगर वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे तो उनको यकीनन डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करने होंगे और साबित भी करना होगा ताकि उनका डिफेंस जो है वो मजबूत हो सके। बहुत शुक्रिया साहबजादा मुजफ्फर अली हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे शाकिर रमान, आपने हमें अपडेट किया, दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफे की मंजूरी दे दी है। एलपीजी की कीमत 137 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई, जबकि घरेलू सिलेंडर 1613 रुपए में अब मिलेगा। तो एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है और ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफे की मंजूरी दे दी। एलपीजी की कीमत 137 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर 1613 रुपए में मिलेगा। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये समरी भिजवाई गई थी जिस पर अब मंजूरी भी दे दी गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफे की मंजूरी दी है और एलपीजी की कीमत 137 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 1613 रुपए की तय की गई है। इस वक्त कीमत एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे की 5 रुपए फी किलो इजाफे की मंजूरी दे दी है। उस्मान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर बात करेंगे सारे मामले पर। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है, 5 रुपए फी किलो इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। घरेलू सिलेंडर्स भी महंगे हो गए, वजह बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो एलपीजी की कीमतों में होशर इजाफा बार बार किया जा रहा है, लेकिन आज तो ओगरा ने भी इजाफा कर दिया कि एलपीजी पॉलिसी जब तक तब्दील नहीं, आज तो भी 5 रुपए केजी इजाफा हुआ। आप देखेंगे ये पिछले कुछ दिनों में, चंद दिनों में ये 40 रुपए केजी भी का इजाफा हुआ है और मार्केट में इस वक्त एलपीजी जो है वो बिल्कुल नहीं है। जो लोकल गैस है उसको इम्पोर्ट कीमत से ऊपर बेचा जा रहा है। जो इस वक्त इम्पोर्ट है वो 20 से 25 रुपए केजी वो महंगी गैस है। तो लोकल गैस जो है वो उस वक्त जो है वो इम्पोर्ट से ऊपर बेची जा रही है। यहाँ पे लैंडिंग कास्ट जो है उसकी जो इम्पोर्ट की वैल्यू है और उसमें दोनों में 25 रुपए केजी का फर्क है। इसलिए लोकल गैस जो माफिया है उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ। इस वक्त इम्पोर्ट जो बिल्कुल नहीं आ रही, इम्पोर्ट महंगी होने की वजह से लोकल गैस माफिया ने इम्पोर्टर्स की इस तरह ज्यादती की, उनको दिवालिया कर दिया है, बैंक करप्ट कर दिया, वो दौड़ के सिर्फ इस वक्त लोकल गैस इम्पोर्ट में बेची जा रही है। जी तो इरफान खोकर साहब, ये मसला क्या होता है कि फौरी तौर पर कमी हो जाती है, इम्पोर्ट नहीं होती है और फिर इजाफा करना पड़ता है, बाद में कमी तो होती नहीं। यहाँ पे लोकल गैस माफिया जिसकी एलपीजी की लागत जो है वो 15 रुपए पर केजी से कम है, लेकिन जब इम्पोर्ट का कोई शिप लगता है तो ये लोकल वाले इतनी कीमत गिरा देते हैं कि वो दिवालिया होकर भाग गए। यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त आपको मिनिमम 40,000 टन
गैस की जरूरत मिनिमम होती है और सर्दी में 60,000 टन इंपोर्ट की जरूरत होती है। इस वक्त लाहौर में पाकिस्तान में सिर्फ 3,360 टन गैस है, अभी शिप आया है पूरा माह गुजरने के बावजूद। और लोकल गैस जो है वो 95% लोकल गैस को इंपोर्ट में बेचा जा रहा है। और यहाँ पे लाहौर शहर में 25 लाख रुपए पुलिस की भत्तागिरी दुकानों को बंद करवा रहे, भत्तागिरी लेते चुके। इंपोर्ट गैस जो आ रही है गवर्नमेंट कहती है उसको 132-33 रुपए किलो बेचो और पुलिस की जो भत्तागिरी है वो 25 लाख रुपए के करीब है। यहाँ दुकान आज मैंने डीसी साहब के कहने पे डीआईजी लाहौर से भी मुलाकात की, मैंने एसपी सिक्योरिटी साहब से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस की मुदाखलत का लेटर जारी किया लेकिन वो अंडर प्रोसेस है। मैंने उनको 12 दफा कहा कि पुलिस की डायरेक्ट एलपीजी के बिजनेस में मुदाखलत खत्म कीजिए, लेकिन मुझे नहीं समझ आती हुकूमत को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है और हुकूमत को नाकाम करने की। लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह अभी जो बिल्कुल नई गवर्नमेंट आई है यहाँ पे पुलिस की भत्तागिरी भी खत्म होगी और रोज की ये एलपीजी की कीमतों में इजाफा भी खत्म होगा। जो एलपीजी पॉलिसी 2016 को रिव्यू किया जाएगा उससे 809 जायजा लिया जाएगा। जो लोकल गैस है उसकी कीमतें एलपीजी पॉलिसी 2016 के मुताबिक जब उस्मान खोकर ये भी बताइएगा कि कैसे मेंटेन किया जा सकता है, आखिर तदारुक क्या है, क्योंकि ये वसूली तो आखिरकार अवाम से ही हो रही है ना। इसका तदारक सबसे पहले यह है कि यहाँ जो पुलिस की भत्तागिरी बंद की, पुलिस की एलपीजी के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, एलपीजी पॉलिसी 2016 को दोबारा 809 जायजा लिया जाए। जो एलपीजी पॉलिसी 2016 के मुताबिक एलपीजी पैदावार कीमत थी वो 30,000 पर मेट्रिक टन थी। अगर इंपोर्ट भी आ जाए तो 50-50 इंपोर्ट दोनों शामिल करके इसकी कीमत 70 से 75 रुपए पर केजी होगी और तमाम कंपनियों, तमाम स्टेक होल्डर का प्रॉफिट डाल के 100 रुपए से कम कीमत पिछले देखिए 4-5 साल से 100 रुपए से कम कीमत रही है। यहाँ पे से एलपीजी लोकल गैस प्रोड्यूसर जो माफिया है उसने इंतहा कर दी। उसके बाद जो लाहौर की पुलिस है इस वक्त भत्तागिरी हर दुकान से ले रही है, FIR दे रही है। मैं एक दफा आपके पब्लिक न्यूज के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वज़ीर पाकिस्तान के, या तो ये एलपीजी की दुकानें सारी बंद कर दें या इसको लीगल कर दें, या लीगल करें। इस पुलिस की भत्ता माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए या इस कारोबार को बंद कर दिया जाए। हम छोटे कारोबारी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, हमें पुलिस। बहुत शुक्रिया। इरफान खोकर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि चेयरमैन एलपीजी डीलर्स हैं और इस सारे मामले पर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की किफ़ायत शुआरी के समरात अवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अवाम को पहला तोहफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 37 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, बताएंगे इस्लामाबाद से उस्मान राजा। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत में कमी। लाहौर की आवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी पर खुशी का इजहार किया है। पेट्रोल में 2 रुपए 41 पैसे कमी के बाद नई कीमत 92 रुपए 83 पैसे, डीजल की कीमत 106 रुपए 57 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 83 रुपए 50 पैसे की गई है। शहरियों का कहना है कि ये वजीर आजम का अच्छा इकदाम है, जबकि पेट्रोल की कीमतों को मजीद कम किया जा सकता है। हुकूमत का ये पहला काम है जी, उसने आज पेट्रोल सस्ता कर दिया है और मजीद बहुत अच्छे काम होंगे। हमें इस नई हुकूमत से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बहुत है कि अच्छा काम कर देंगे और होगा लाजमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को अवामी हलकों ने खुशाइंद करार दिया है। अवाम ने वजीर आज़म इमरान खान से मुतालबा भी किया है कि वो पेट्रोल की प्राइसेस को मजीद कम करें ताकि अवाम महंगाई के बोझ से बाहर निकल सके। कैमरामैन काशिफ जवाद के साथ सिद्रा गयास, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो हुकूमत ने अवाम को पहला तोहफा दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 37 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर इकराम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो पहला तोहफा तो मिला कि कम से कम 6 रुपये कमी कर दी गई है तकरीबन, कितना फ़र्क पड़ेगा और जो किफ़ायत शुआरी की मुहिम है उसके समरात मिल रहे हैं अब अवाम को, क्या कहेंगे? जी, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमत कम करने से एक तरफ अवाम को तो रिलीफ मिलता है, मगर दूसरी तरफ उसका एक और पहलू भी होता है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त FDR के टैक्सेस हैं वो ज़्यादातर इनडायरेक्टेड हैं और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स जो था वो यहीं से हासिल किया। पिछले सालों में वो जो बहुत ज़्यादा बताते रहे कि हमने टैक्सेस की शरह बढ़ाई है, वो दरअसल उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेस उन्होंने इसी
ऑयल की रिलेटेड जो हमारी फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगाए थे। उससे एक तरफ तो ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर इनपुट्स महंगी हुई, किसानों जो बहुत ज़्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं उनकी भी इनपुट्स महंगी हुई, उनका तो थोड़ा सा रेवेन्यू 4-5% बढ़ गया पिछले सालों के मुकाबले में, मगर उसके मईशत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। अब ये अच्छी बात है कि इस हुकूमत इसको रैशनलाइज कर रही है और जितना हम इन प्राइसेस को, अपनी इनपुट्स को कम रखेंगे उतना ही हमारे यहाँ बिजनेस जो है वो बढ़ेंगे। जब आप नंबर बढ़ाएंगे तो डॉक्टर साहब बिजनेस बढ़ेगा, यकीनन हुकूमत रैशनलाइज भी कर रही है, लेकिन ये रिलीफ आवाम तक क्यों नहीं पहुँचता? ना खाने पीने की अशिया सस्ती होती हैं, ना दीगर चीज़ों पर इसका इफेक्ट आता है। अगर महंगाई हो तो फौरी तौर पर इजाफा कर दिया जाता है, किरायों में भी कमी नहीं होती। जी आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी जो मार्केट के मैकेनिज्म है वहाँ पे ये जो इन्फोर्समेंट के प्रॉब्लम्स हैं कि लोग जो हैं वो आगे उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं करते और ज़्यादातर इसका फ़ायदा जो है वो चंद मखसूस हज़रात ही उठाना की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी हमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस जो हैं वो लाने होंगे ताकि अगर इन कीमतों से रिलेटेड प्राइस मैकेनिज्म है तो उसकी इंडेक्सिंग भी फिर उसी लिहाज से हो जाए जैसे कि इसमें है। मगर यूजली वो फिर ये इस तरह के बहाने बना लेते हैं कि जी हमने तो पहले से ही वो उसको इस प्राइस को रखा था, मगर आपको पता होगा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के तो फौरी तौर पर कम होने चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ असल मसला है कि बहुत ज़्यादा जो डीजल की प्राइस ऊपर गई है उसकी वजह से जो डीजल हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए और हमारे किसान इसको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। और जाहिर है कि पेट्रोल भी हमारे बहुत ज़्यादा गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक तरफ हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए। अब डॉक्टर इकराम साहब के जहाँ पर कीमतों का ये तोहफा दिया है कमी का, वहीं पर हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है कि अब इस कमी का इतलाक जो है, इसके फवाइद जो है वो आवाम तक पहुँचे भी हकीकी मायनों में, तो ऐसे अहकाम भी जारी करें कि फौरी तौर पर कमी की जाए तमाम चीज़ों में। इसी तौर पर जैसे हम कहते हैं कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि जो रेगुलेटर हैं वो भी अपना काम सही करें और वो कंज्यूमर राइट्स जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। आपने सही फरमाया, एक तरफ तो जैसे प्राइसेस कम होती हैं वो उसका एक फ़ायदा तो एंड यूज़र को ये हो जाता है कि अगर मैं बराह रास्त पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ तो जाहिर है मेरे उसमें बिल में तो कमी हो जाएगी। मगर जो आपने पॉइंट उठाया कि ओवरऑल चीज़ों के अंदर उसकी नुमाया कमी रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती, वो चूँकि मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। वो अभी हमारे यहाँ जिसे हम ख़ास तौर पे वर्ड कहते हैं मुनाफाखोरी और मोनोपोली, उसको तोड़ने की भी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए रेगुलेटर्स को और जो अथॉरिटीज़ हैं जो प्राइस कंट्रोल करती हैं, जो कंज्यूमर राइट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो उनके अदारे हैं, उनको भी अपना काम करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और LPG की कीमतों में तो इजाफा हुआ है, साथ साथ जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कमी कर दी गई है, तकरीबन 6 रुपये कमी की गई है। इस पर अपनी माहिराना राय दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस के ज़ियाउद्दीन अस्पताल के दौरे की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। IG जेल खाना जात ने VIP कैदियों के अस्पताल में दाखिले से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी तो चीफ जस्टिस ने अमले को फौरी गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अस्पताल पहुंचे, शर्जील मेमन लग्जरी कमरे से सोते हुए उठकर बाहर आए और ये है आपकी सब जेल इसे कहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा तो आप तो मुकम्मल सेहतमंद लग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने शर्जील मेमन को फौरी जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा गिलानी, बताइएगा, तो जब ये ब्रीफिंग दी गई उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया कि मुझे दौरा करना चाहिए? जी बिल्कुल, शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें बरामद होने के मामले पर चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने शर्जील मेमन के मुलाकातियों की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल की 1 माह की CCTV फुटेज से मुकम्मल तहकीकात का भी हुक्म जारी कर दिया है। ज़ियाउद्दीन से कौन बाहर गया, कौन अंदर आया, इसकी भी तहकीकात का हुक्म चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। मैं आपको वादे कर दूं कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल के मुताल्लिक रिकॉर्ड से भी तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को मुकम्मल आजादाना तौर पर तहकीकात का बाकायदा तौर पर हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज अली सुब जो है, जब वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन गए थे तो वहां पर जब इन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन से मुलाकात की तो वहां पे उनको 3 शराब की बोतलें मिली, जिस पर इंस्पेक्शन करने पर यह मालूम हुआ कि ये शराब की बोतलें हैं, जबकि सिगरेट के पैकेट भी वहां मौजूद थे। अमले ने जो है वो कोर्ट अफसरान के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन नहीं किया। ये आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब कोर्ट के अमले को जो है
वो SHO के पास भेजा तो SHO भी अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे। कमरे के बाहर मुलाजिम ने बताया कि शजी मेमन कमरे में सो रहे हैं। इस पर कोर्ट अफसरान को जो है वो इंतजार भी करना पड़ा। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि शजी मेमन जब बाहर आए तो काले रंग की टी शर्ट और ट्राउजर में देवतन किया हुआ था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद लग रहे हैं, हाथ में आपके लाठी नहीं है, इनको फौरी तौर पर जेल मुंतकिल किया जाए। अगर ऐसी सब जेल है तो इस सब जेल को जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको तो ठीक है, सारा मामला देखने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया कि फौरी तौर पर शर्जील मेमन साहब को मूव करवाया जाए जेल में वापस, और जो बाकायदा तहकीकात हैं उसका आगाज भी कर दिया गया, जिसका हुक्म भी दे दिया गया। हमजा गिलानी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक न्यूज़ रूम प्रोग्राम से अब तक के इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।